हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज थाई ड्रामा एंड मिस्ट्री वेब सीरीज डोंट कम होम, जिसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। ये कहानी एक ऐसे औरत की है जो अपने पति से बचने के लिए अपने माँ के घर जाती है अपनी छोटी बेटी के साथ। लेकिन एक रात उसकी बेटी कमरे में सो रही होती है, तभी एकाएक उस कमरे में रखी हुई सारी चीजें हिलने लगती हैं। जिस बेड पे वो सो रही होती है वो बेड हवा में उड़ने लगता है और तभी वो एक घोस्ट को देखती है। वो बुरी तरह डर जाती है, वो बेड से नीचे कूद जाती है और अपने आप को बचाने के लिए एक अलमीरा में घुसती है। लेकिन हम देखते हैं एकाएक कोई शक्ति उसको अलमीरा से खींचकर कहीं लेकर चली जाती है। तो क्या वो माँ अपनी बेटी को बचा पाएगी? जानने के लिए इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। कहानी के शुरुआत में हम वरी को देखते हैं जो रात में अपने कार को ड्राइव करते हुए अपनी बेटी मिन के साथ अपने माँ के घर जा रही होती है, क्योंकि आज उसके पति से लड़ाई हो गई थी। हालांकि वो अपने माँ के घर बरसों के बाद जा रही है। जब मिन उससे पूछती है कि माँ अभी कितना टाइम लगेगा, तो वरी बोलती है कि बेटा अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी माँ का घर काफी दूर है। एक काम करते हैं, हम दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, तुम कार में ही छिप जाओ, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। तभी हम देखते हैं वरी अपने कार को एक पेट्रोल पंप पर रोकती है। वो अपने कार का टैंक फुल कराती है और उसके बाद पेट्रोल पंप पर ही बनी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से अपने घर के लिए खाने पीने के सामान खरीदती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं वेरी बार बार कैमरे की तरफ देख रही होती है, जैसे वो डरी हो। जब वो सामान लेकर अपने कार में वापस आती है और बैक सीट पर अपनी बेटी को चेक करती है तो देखती है मिन वहाँ नहीं होती। वो डर जाती है। तभी देखती है मिन फ्रंट सीट के डैशबोर्ड के पास छिपी होती है। अब वेरी वहाँ से आगे निकलती है और हम देखते हैं उसके पति का बार बार कॉल आ रहा होता है। तो वरी अपने फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। रात में वरी लगातार ड्राइव कर रही होती है और एकाएक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं नींद की वजह से। तभी उसकी कार एक ट्रक के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब वरी अपने कार को रोड के किनारे लगाती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक पुलिस की कार उसके गाड़ी के पास आकर रुकती है। वो वरी को बोलता है कि ये जगह बहुत ही सुनसान और खतरनाक है, आपको यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। अब वरी वहाँ से निकलती है और अपनी माँ के घर पहुँचती है। हम देखते हैं एक घर बहुत ही पुराना होता है और सालों से इस घर में कोई रहता भी नहीं था। अब वेरी घर के अंदर जाती है और मिन को बताती है कि बचपन में ये कमरा उसका हुआ करता था। वहीं हम देखते हैं वरी मिन को दीवार के सहारे खड़ा करती है और एक निशान को चेक करती है और बताती है कि जब तुम्हारी एज की मैं थी मेरी भी हाइट बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसी ही थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वेरी दरवाजा खोलती है तो देखती है बाहर उसके घर का पुराना नौकर नथी आया हुआ था। नथी घर के खाने पीने के सामान लाया होता है और साथ ही एक मोबाइल भी, क्योंकि वेरी ने अपना मोबाइल रास्ते में ही फेंक दिया था। हम देखते हैं वेरी के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। तो नथी चाचा उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वरी बोलती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि वो झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान उसके पति के मारने से बने थे। और वही नथी बोलता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। जब वेरी पूछती है किसकी, तो बोलता है छोड़ो जाने दो, ये बहुत पुरानी बात है। जाने से पहले नथी बोलता है कि ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में रात में यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, तो इसलिए मैंने टेबल पे एक टार्च रख दिया है। तो वरी पूछती है कि चाचा यहाँ बहुत पहले एक जनरेटर हुआ करता था, क्या वो अब नहीं है? तो नथी बोलता है बेटा है तो, लेकिन 30 सालों में उसे कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता वो काम करेगा या भी नहीं। अब नथी वहाँ से चला जाता है। जब वरी अपने बैग से सामान निकाल रही होती है तभी हम देखते हैं उसके बैग में एक गन भी होती है, शायद उसने अपने सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। अब वेरी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे के चोट को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके कंधे पे कोई पीछे से हाथ रखता है और एकाएक वो हाथ गायब भी हो जाता है। तो वरी को लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी। अब वेरी अपने घर में रखे एक पुरानी टीवी को ऑन करती है, लेकिन वो देखती है टीवी पर कोई भी चैनल कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो वरी मिन को बोलती है कि बेटा ये टीवी बहुत ही पुरानी है और शायद इसीलिए ये
चल नहीं रही। वो जैसे ही टीवी को ऑफ करती है, मिन देखती है कि टीवी के ग्लास पर एक किसी घोस्ट का शैडो होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी बाहर बारिश होने लगती है। तो मिन और वरी दोनों घर की खिड़कियां बंद करने लगती हैं। तो मिन की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। वो अपने माँ से पूछती है ये कमरा बंद क्यों है? तो उसकी माँ बोलती है मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि मेरी माँ कभी भी मुझे इस कमरे के अंदर नहीं जाने देती थी। अब हम देखते हैं मिन और वेरी दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो वेरी मिन से पूछती है कि बेटा तुम्हें ये घर कैसा लगा? तो मिन बोलती है मुझे ये घर पसंद नहीं है माँ, क्योंकि ये घर बहुत ही पुराना है। तो वेरी बोलती है पुराना तो होगा ही बेटा, क्योंकि ये 100 साल पहले बना था, लेकिन मैं इसे रेनोवेट करके एक होटल बनाऊंगी। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और मिन देखती है वरी के पीछे वही काला शैडो होता है। वो डर जाती है। मिन को इस तरह डरा हुआ देखकर वरी पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तो मिन बोलती है आपके पीछे कोई खड़ा है माँ। लेकिन वरी जब पीछे घूमकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो शैडो मिन को अभी भी दिख रहा होता है। मिन चीखती है और तभी घर की लाइट कट जाती है। तो वरी मिन के पास जाती है, बोलती है डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम थोड़ी देर रुको, मैं जरा जनरेटर चेक करके आती हूँ। तो मिन भी वरी के साथ घर के बाहर जाती है। हालांकि बारिश तेज हो रही थी, लेकिन मिन बहुत ही डरी हुई थी। वरी जनरेटर को स्टार्ट करती है। जनरेटर स्टार्ट तो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बंद हो जाता है। अब मिन और वरी दोनों सो जाती हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं दोनों हाइड एंड सीक खेलती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता जिनसे वो बातें करें। अब हम देखते हैं वरी बेड के नीचे छिपी होती है। तभी वो देखती है मिन उसके कमरे में आती है। उसे मिन के पैर दिखते हैं। वो बाहर आती है और मिन का पीछा करती है। तो देखती है मिन दूसरे कमरे में घुस जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि मिन के चेहरे पर एक मास्क लगा होता है और जिस स्टडी रूम में वो बैठी होती है सारी किताबें सजी होती हैं। लेकिन तभी वरी देखती है कि मिन उसे पीछे से आवाज लगाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, पीछे मिन खड़ी होती है। वो दोबारा कमरे में देखती है। वो देखती है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब किताबों से सजा नहीं था, वो तो एक स्टोर रूम था। तो वरी उस लड़की को इधर उधर कमरे में ढूंढती है, लेकिन वो लड़की वरी को नहीं मिलती। तो मिन वरी से पूछती है कि क्या हुआ माँ? वो बोलती है मुझे लगा कि तुम यहाँ छुपी हो। तो मिन पूछती है ये किसका कमरा है? तो वरी बताती है पहले ये मेरी माँ का स्टडी रूम हुआ करता था। तभी मिन वह एक पुराने गत्ते को खोलती है, जिसके अंदर कागज के बने कई सारे गुड़िया होती हैं। वो उनको ले लेती है खेलने के लिए। अब अगले दिन वरी मिन को लेकर पास के बीच पे जाती है। तो मिन वहाँ खेलने लगती है और वरी नथी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि चाचा मेरे घर के आसपास कोई और भी घर है क्या? तो नथी बोलता है बेटा तुम्हारे घर के पास तो मेरा ही घर है। तो वरी बोलती है कि क्या आपके घर में कोई 5 साल की छोटी बच्ची है? तो नथी बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरे घर पर कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो नथी पूछता है क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी वरी देखती है कि मिन उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो आसपास नहीं होती है। वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके मिन को ढूंढने लगती है। तो देखती है मिन वहीं बगल में एक चट्टान के पास खेल रही होती है। तो वरी मिन के पास जाती है और उसको डांट लगाती है। बोलती है कि मैंने बोला था इधर उधर नहीं जाना है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं लाऊंगी। जब वरी घर पर आती है और मिन के साथ एक कमरे में होती है, तभी उसे किसी के भागने का एहसास होता है। वो पीछे जाकर देखती है तो उसे दोबारा वही लड़की दिखती है, मास्क वाली। तो वरी उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? लेकिन तभी वो देखती है मिन पीछे की सीढ़ियों से उतरकर बाहर जा रही होती है। वो जैसे ही दोबारा लड़की की तरफ मुड़ती है तो देखती है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो मिन का पीछा करते हुए बाहर जाती है तो देखती है मिन घर से बाहर जाकर जंगल की तरफ खड़ी होती है। तो वरी मिन के पास जाती है और उससे बोलती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिन बोलती है माँ मैंने पेड़ के पीछे किसी को देखा है। हालांकि जब वरी उधर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वरी मिन को समझाती है कि देखो बेटा, यहाँ कोई अनजान आदमी अगर तुम्हें दिखे तो तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें कोई दिखता है तो तुम मुझे आकर बताओगी, क्योंकि वरी को पता था कि उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता है। और वरी मिन को ये भी बोलती है कि तुम्हें दोबारा जंगल की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो तुम वहाँ खो सकती हो। अब हम देखते हैं वरी अपने पुराने चीजों को चेक कर रही होती है। तभी उसे पुराने सामानों में वही मास्क मिलता है जो मास्क वरी ने उस लड़की के चेहरे पर देखा था। अब दोबारा रात हो जाती है और हम देखते हैं वरी और मिन डिनर कर रहे होते हैं और मिन को दोबारा वही डरावना शैडो दिखता है। वो चीखती है तो वरी उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उससे पूछती है
है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा था? तो मिन बोलती है नहीं, वो एक डरावना चेहरा था। जब मिन सो जाती है तो वरी कमरे से बाहर आती है और फ्रिज से एक बियर की कैन निकालती है और नीचे जाकर टेबल पे बैठ जाती है और अपने पति के साथ हुई घटनाओं को सोचने लगती है और साथ साथ बियर पीने लगती है। हम देखते हैं उसका पति उसके साथ मारपीट करता है तो वरी गुस्से में आकर उस पर गोली चला देती है और इन सब बातों से दुखी होकर वरी रोने लगती है। तभी उसे वो मास्क वाली लड़की दिखती है तो उसे लगता है कि वो मिन है। वो बोलती है कि मिन, अभी तक तुम सोई नहीं बेटा? तो वरी उसके पीछे जाती है लेकिन तभी वहाँ लगी हुई घड़ी का बेल बजता है और हम देखते हैं उसमें 3:14 हो रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जब दिन में हमने वो घड़ी देखी थी तो बंद पड़ी थी और जैसे ही 3:15 होते हैं वरी को मिन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर जाती है तो देखती है मिन जिस बेड पर सोई थी वो बेड हवा में उड़ रहा था। वरी आगे बढ़ती है लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा एकाएक बंद हो जाता है। उसे मिन के चीखने की आवाज आती है। अब हम देखते हैं मिन कमरे में अकेली होती है। वो बेड से नीचे कूद जाती है। तभी उसके सामने वो डरावना साया आता है। वो डरकर अलमीरा में छुपती है और तभी एकाएक कोई अनजान शक्ति उसे अलमीरा के अंदर से खींच ले जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बेड नीचे गिर जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन वरी जब अंदर जाकर चेक करती है तो उसे मिन कहीं नहीं मिलती। वरी मिन का नाम लेकर चीखती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो वरी पुलिस को कॉल करती है। अब हम एक लेडीज इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फ है। वह अभी प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी अभी वो अपनी ड्यूटी कर रही है। जब वह वरी से मिलती है तो वरी देखती है कि फ प्रेग्नेंट है और अकेली आई हुई है। तो फ बोलती है बाकी टीम जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। अब वह वरी के घर के अंदर जाती है और घर में घुसने से पहले वो देखती है घर के बाहर 2 जूते रखे हुए थे, एक छोटी बच्ची के और बाकी एक वरी के। वो उसका फोटो क्लिक करती है। अब इंस्पेक्टर वरी से मिन की डिटेल पूछती है तो वरी बताती है कि मेरी बेटी का नाम मिन है और उसकी उम्र 5 साल है। उसकी हाइट 3.5 फीट है और उसका वजन 17 किलो है। अब इंस्पेक्टर वरी से बोलती है कि हमें मिन का एक फोटोग्राफ चाहिए होगा। तो वरी बोलती है मेरे पास अभी तो कोई फोटोग्राफ नहीं है। वरी की बात सुनकर इंस्पेक्टर को अजीब लगता है। ऐसे कैसे एक माँ के पास उसके बेटी का एक भी फोटो नहीं है? तो वरी बोलती है मेरा पुराना फोन खो गया जिसमें मिन के सारे फोटोग्राफ थे। तो इंस्पेक्टर पूछती है ठीक है आपके पास फोन में नहीं है, किसी सोशल साइट पे जैसे फेसबुक और कहीं पर हो? तो वरी बोलती है मैं सोशल साइटों पर एक्टिव नहीं रहती। अब इंस्पेक्टर पूछती है कि जब आपकी बेटी गायब हुई तो आप कहाँ थी? तो वरी बोलती है उस समय मैं नीचे चेयर पे बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही नींद आ गई। जब घड़ी में 3 बजा तो मेरी नींद खुली और तभी मैंने मिन को चिल्लाते हुए सुना और जब मैं उस कमरे में गई तो देखी मिन का बेड हवा में लटका हुआ था और फिर एकाएक दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद मिन अपने कमरे से गायब हो गई। वहीं जब इंस्पेक्टर की नजर घड़ी पर पड़ती है तो देखती है घड़ी तो बंद थी। तो इंस्पेक्टर बोलती है इसका मतलब मिन कब गायब हुई एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। जब इंस्पेक्टर उस कमरे में जाती है तो देखती है कमरे की हालत बहुत ही बुरी थी। बेड टूट चुका था और सामान बिखरे हुए थे। अब इंस्पेक्टर मिन के पूरे कमरे को अच्छे से चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे वो समझ सके कि इतनी छोटी बच्ची इस कमरे के बाहर कैसे जा सकती है। कमरे की हाइट काफी ऊंची थी जिसकी वजह से वो विंडो से भी बाहर नहीं जा सकती थी। अब हम देखते हैं इंस्पेक्टर की बाकी टीम भी वहाँ आ जाती है। तभी इंस्पेक्टर की नजर बाहर के छोटे रूम पर पड़ती है। वो वरी से पूछती है कि वो क्या है? तो वरी बताती है वो जनरेटर रूम है। जब इंस्पेक्टर और उसकी टीम जनरेटर रूम को खोलती है तो जनरेटर को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा जनरेटर लगा था और वरी का घर उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा था। इंस्पेक्टर वरी से पूछती है कि इतने छोटे घर के लिए इतने बड़े जनरेटर की क्या आवश्यकता थी? तो वरी बोलती है मुझे नहीं पता, ये जनरेटर मेरी माँ ने सेटअप कराया था। तो इंस्पेक्टर पूछती है कि हाल फिलहाल में आपने अपने घर के आसपास किसी अजनबी को देखा था क्या? तो वरी बताती है हाँ कल मिन ने जंगल में किसी को देखा था लेकिन मैंने नहीं देखा। जब इंस्पेक्टर जंगल में जाकर देखती है तो उसे वहाँ कुछ पैरों के निशान मिलते हैं लेकिन वो पैरों के निशान मिन और वरी के थे। वहीं इंस्पेक्टर नोटिस करती है कि वरी के कपड़ों पर खून लगा होता है। हालांकि वरी उनको बताती है कि रात में वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए गिर गई थी और जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर एक खून के धब्बे लग गए हैं। तो इंस्पेक्टर वापस उसके घर में आती है तो देखती है
मिन के कार का नंबर बैंकॉक का होता है। वो वरी से पूछती है कि क्या आप बैंकॉक से कार ड्राइव करके आई हो? तो बताती है हाँ। तो इंस्पेक्टर बोलती है मुझे पूरी डिटेल चाहिए, आप अपने घर से किस टाइम निकली, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकी? तो वरी बताती है रास्ते में मैं एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी। वो पेट्रोल पंप की डिटेल पुलिस वालों को देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ नथी आ जाता है और पुलिस वालों को देखकर पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो पुलिस ऑफिसर पूछती है कि क्या आप इनकी बेटी को जानते हो? तो नथी बोलता है नहीं, मैंने तो सिर्फ वरी को ही देखा था, मैंने वरी की बेटी को कभी नहीं देखा। तो इंस्पेक्टर वरी से पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या सचमुच तुम्हारी बेटी मिसिंग है? क्योंकि ना तो तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ है और ना ही किसी ने उसे यहाँ देखा है। तो वरी बोलती है मेरे पास मेरी बेटी के कपड़े हैं, उसका जूता है, तो क्या ये सबूत काफी नहीं है मेरी बेटी को साबित करने के लिए? तो इंस्पेक्टर बोलती है नहीं, कपड़े होना किसी के होने का सबूत नहीं होता, पहले आप ये साबित करो कि आपकी बेटी यहाँ आई थी या नहीं, इसके बाद ही हम इस केस पर काम कर पाएंगे। तो इंस्पेक्टर वरी को अपना कांटेक्ट नंबर लिखकर एक पर्चे पर देती है और बोलती है कभी जरूरत हो तो कॉल करना। अब पुलिस वालों के जाने के बाद वरी वहीं बैठकर रोने लगती है। तो नत्थी चाचा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बेटी कोई हेल्प चाहिए क्या? तो वरी बोलती है चाचा आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? तो बोलता है बिल्कुल, एक काम करता हूँ, मैं आसपास पता करता हूँ, क्या किसी ने किसी नई बच्ची को यहाँ देखा है क्या? अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी वो अपने सहयोगी यौन को बुलाती है और उससे बोलती है कि हमें एक बार उस पेट्रोल पंप पर जाके जरूर चेक करना चाहिए, हो सकता है वो औरत सच बोल रही हो और सचमुच उसकी बेटी मिसिंग हो। अगर हमने अभी चेक नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यौन बोलता है कि आपको उसकी बातों पर यकीन है क्या? वो बोलती है कुछ बातें तो उसकी बहुत ही अजीब हैं, जैसे उसने बोला कि बेड हवा में झूल रहा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन फिर भी हमें एक बार चेक तो करना ही चाहिए। अब वो दोनों उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जहां पर उस रात वरी ने पेट्रोल भरवाया था। वो दोनों वहां का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं और उस लड़के से मिलते हैं जो उस रात उस पेट्रोल पंप पर ड्यूटी पे था। वो लड़का बताता है कि मैंने सिर्फ उस औरत को देखा था, मैंने उसके साथ किसी भी बच्ची को नहीं देखा। और वो देखता भी कैसे, मिन तो उस समय कार के अंदर छिपी हुई थी। उसके बाद वो दोनों स्टोर रूम का भी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी मिन नहीं दिखती। फाइनली पुलिस वालों को एक कैमरे का एंगल मिलता है जिसमें वो देखते हैं वरी कार के अंदर बैठी होती है और किसी से बातें कर रही होती है, लेकिन वहाँ उन्हें वरी के अलावा कोई नहीं दिखता। तो यौन बोलता है मुझे लगता है वो अपने आप से बातें कर रही है और हो सकता है ये सब उसकी इमेजिनेशन हो, उसके साथ उसकी बेटी यहाँ आई ही न हो। खैर अब वो दोनों वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा अपने सीट पर बैठी होती है। तभी उनका सीनियर वहाँ आता है और बोलता है कि केबिन में आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। और इधर यौन बाहर स्मोक करने जाता है तो दो कांस्टेबल आपस में बातें करते हैं कि इंस्पेक्टर फा बहुत जल्दी ही प्रमोशन पा गई क्योंकि उसका यहाँ के सुपरिटेंडेंट के साथ में चक्कर चल रहा है। तो यौन उन दोनों को डांटता है और बोलता है कि अगर एक लड़की आगे बढ़ रही है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा अपने सीनियर से मिलती है तो सुपरिटेंडेंट पूछता है कि आजकल तुम किन केसेस पे काम कर रही हो? तो फा बोलती है ऐसे ही छोटे मोटे कुछ केसेस हैं। तो बोलता है अगर तुम चाहो तो छुट्टी लेकर घर पर अब आराम कर सकती हो, लेकिन फा मना कर देती है। वो बोलती है अभी मुझे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है। अब फा दोबारा अपने कंप्यूटर पर वरी के बारे में चेक करती है तो देखती है कि सचमुच वरी की एक 5 साल की बेटी है। तो फा यौन को बुलाती है और उसको बताती है कि वरी सही बोल रही है, उसकी एक बेटी भी है। तो यौन बोलता है लेकिन हमें नहीं पता वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आई थी या नहीं। तो फा बोलती है हो सकता है वो लेकर आई हो, लेकिन हो सकता है सीसीटीवी में उसकी बेटी कैप्चर ना हुई हो। अब वो कैमरे में खींचे हुए फोटोग्राफ देखती है, तभी उसकी नजर नथी पर पड़ती है। तो यौन से बोलती है कि हमें नथी से भी एक बार पूछताछ करनी ही चाहिए क्योंकि वरी के घर के आसपास अगर किसी का घर है तो नथी का है। वो लोग नथी से मिलने जाते हैं। तो फा देखती है एक कमरे में ढेर सारा केमिकल रखा होता है। तो यौन बोलता है ये केमिकल रबर को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो लोग नथी से पूछताछ करते हैं। जब फा नथी से पूछती है कि तुम्हारा वरी के परिवार से क्या संबंध है, तो नथी बताता है कि बहुत साल पहले मैं वरी की माँ का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन जब वो लोग बैंकॉक शिफ्ट हो गए तब से मैं उनके घर की देखभाल करता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि वो लोग बैंकॉक कब शिफ्ट हुए थे? तो बोलता है करीब 30 साल पहले की बात होगी।
तब वरी एक छोटी बच्ची थी। तो पुलिस वाले की नजर वहीं रखे एक एल्बम पर जाती है। जब वो लोग एल्बम को देखते हैं तो देखते हैं पहले नथी की आंख सही थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ये आंख कब खराब हुई? तो बताता है ये बहुत पहले की बात है। तब वरी की माँ यहीं पर रहती थी। एक दिन उनके घर में एक पागल औरत घुस आई, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन उस औरत ने मेरे आंख में कांच का टुकड़ा घुसेड़ दिया और जिसकी वजह से मेरी आंख खराब हो गई। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि क्या वो औरत पकड़ी गई? तो नथी बोलता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी दिन वो दूसरे फ्लोर से गिरकर मारी गई। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि औरत कहाँ से आई थी। शायद वो पागल थी। और उस हादसे के बाद से ही वरी की माँ इस जगह को छोड़कर बैंकॉक चली गई थी। पुलिस वालों को उसी एल्बम में एक छोटी बच्ची का भी फोटो मिलता है। और दूसरी तरफ हम वरी को देखते हैं, वो स्टडी रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक अलमीरा में एक छोटी बच्ची और एक आदमी का फोटो मिलता है। और तभी उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और उसे थाने बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। जब वो थाने पहुंचती है तो देखती है नथी चाचा पहले से ही वहाँ बैठा होता है। तो पुलिस ऑफिसर वरी से पूछते हैं कि क्या सचमुच आप अपनी बेटी को लेकर बैंकॉक से यहाँ आई थी? तो वरी बोलती है हाँ। तो पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज से लिए गए स्क्रीनशॉट को उसके सामने रखते हैं और पूछते हैं अब बताओ कार में तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो बोलती है बैक सीट पर। तभी पुलिस वाला स्टोर के फ्रंट कैमरे का सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाता है जिसमें वरी कार में अकेली दिख रही थी। तो पूछता है अब बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो तो हमें बैक सीट पर भी नहीं दिख रही। अब हम देखते हैं वरी घबराने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर अपने फाइल से एक फोटोग्राफ निकालती है और वरी से पूछती है पहचानो और बताओ ये कौन है? हम देखते हैं वो मिन का फोटोग्राफ होता है, लेकिन देखने में वो फोटोग्राफ काफी पुराना लग रहा था। और सबसे बड़ी बात वो फोटोग्राफ पुलिस वालों को कहाँ से मिला? तो वरी बोलती है हाँ ये मेरी बेटी मिन है। तो पुलिस वाले बोलते हैं नहीं ये आपकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके बचपन की फोटो है और ये फोटोग्राफ उन्हें नथी के एल्बम से मिला था जो कि 30 साल पहले खींचा गया था। अब वरी और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब पुलिस वाले वरी से पूछते हैं आप हमें ये बताओ कहीं आपने अपनी बेटी के साथ कुछ किया तो नहीं है? अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं वरी अपने हस्बैंड के ऊपर गन पॉइंट करती है और उसे डराने के लिए एक गोली चलाती है। गोली उसके हस्बैंड के बगल से होकर पीछे के दरवाजे पर लगती है और तभी कैमरे का एंगल चेंज होता है। हम देखते हैं दरवाजे के पीछे तो मिन बैठी थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वरी अभी भी पुलिस वालों के पास बैठी होती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस वाले वरी से बोलते हैं कि हमारे इकट्ठा हुए सबूतों से हमें कहीं भी नहीं लगता कि आपके साथ आपकी बेटी भी आई थी। तो वरी बोलती है कि आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ थी। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता, आपके कपड़े पर जो खून लगा हुआ है उसका भी हमें लैब टेस्ट करना होगा, हमें जानना होगा वो खून आपका है या किसी और का। तो वरी झल्लाते हुए अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उनको देती है, बोलती है चेक कर लो और तसल्ली कर लो। पुलिस ऑफिसर दोबारा वरी से पूछती है कि बताइए आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं जब अलमीरा का दरवाजा खुलता है तो वरी देखती है मिन सुरक्षित थी, लेकिन गोली उसके सर के ऊपर से निकल गई थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और वरी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे बोलती है क्या तुम मिन को यहाँ से ले गए, हाँ या ना में जवाब दो। तभी पुलिस ऑफिसर उसका फोन ले लेती है और उसके हस्बैंड से पूछती है कि क्या आपको यकीन है कि आपकी वाइफ के साथ आपकी बेटी भी आई थी? तो बोलता है हाँ। तो पुलिस ऑफिसर उससे बोलती है कि आप तुरंत ही अपनी बेटी का एक फोटो हमें सेंड करो, क्योंकि आपकी वाइफ के पास आपकी बेटी का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। तो वरी का हस्बैंड पूछता है आखिर चल क्या रहा है और आप मुझसे मेरी बेटी का फोटोग्राफ क्यों मांग रही हो? तो बताती है कि आपकी बेटी मिसिंग है और आपकी वाइफ ने एक रिपोर्ट फाइल किया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपके बेटी का फोटोग्राफ चाहिए होगा। जब वरी का हस्बैंड मिन का फोटोग्राफ भेजता है तो पुलिस वाले देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मिन के बचपन का फोटोग्राफ और वरी के बचपन का फोटोग्राफ बिल्कुल सेम था। अब पुलिस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि वरी जो बोल रही है वो सच है। अब पुलिस की टीम एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है मिन को ढूंढने के लिए और पुलिस वालों के साथ में नथी होता है और लोकल के लोग भी होते हैं। जंगल में
काफी अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक नदी मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर नत्थी से पूछती है कि ये नदी कितनी दूर तक जंगल में है। तो नत्थी बोलता है आगे जाकर ये नदी एक नहर से मिलती है। तो पुलिस ऑफिसर यान अपनी एक टीम को नहर के पास भेजता है और नत्थी वहीं वरी और पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि आप लोगों को रेस्ट करने की जरूरत है, आप लोग घर जाओ, हम लोग यहाँ मिलकर मिन को ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं वरी और पुलिस ऑफिसर दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगती है तो दोनों भीग जाते हैं। तो वरी पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि आगे जाकर राइट में बाथरूम है, तुम अपने कपड़े सुखा लो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ती है, लेकिन वो ध्यान से घर को देखते हुए जा रही थी। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसपे ताला लगा हुआ था। वरी को बुलाती है और तभी हम वरी के पीछे उस ब्लैक शैडो को देखते हैं। तभी फाह को यान का कॉल आता है और उसको बोलता है नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर मिन नदी में गिरी भी होगी तो बहकर काफी आगे निकल गई होगी। लेकिन तभी एक पुलिस वाला यान को बताता है कि उन्हें एक बॉडी मिली है। उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर डर जाती है, उसे लगता है कहीं मिन की डेड बॉडी ना हो। लेकिन जब यॉन वहाँ जाकर चेक करता है तो एक जानवर की डेड बॉडी होती है। तो यॉन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो एक जानवर की डेड बॉडी है। पुलिस ऑफिसर वरी से पूछती है कि क्या तुमने मिन को पूरे घर में ढूंढा था? तो वरी बोलती है हाँ। तो पुलिस ऑफिसर पूछती है इस बंद कमरे में भी ढूंढा था क्या? तो वरी बोलती है नहीं। अब वरी उस ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता। तो पुलिस ऑफिसर उस ताले को तोड़ देती है। जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो देखकर शॉक रह जाते हैं। घर के अंदर एक बेसमेंट बना हुआ था। अब वो दोनों बेसमेंट के अंदर जाती हैं। जब पुलिस ऑफिसर बेसमेंट की लाइट जलाती है तो देखती है सब तरफ मीटर लगे होते हैं और वो देखने में एक लैब जैसी दिखती है। वो वरी से पूछती है आखिर ये है क्या? तो वरी बोलती है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इस बेसमेंट में आई हूँ। जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं आने देती थी और वहीं उन्हें फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े और सूखा हुआ खून दिखता है और तभी उन्हें सामने प्लास्टिक से कवर कुछ दिखता है। जब वो लोग कवर को हटाते हैं तो देखते हैं वो एक शीशे का केबिन होता है जिसका एक साइड का एरिया टूटा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो जंगल में मिन को ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें मिन नहीं मिलती। वो लोग वापस वरी के घर आ जाते हैं और हम देखते हैं पुलिस की टीम अब उस बेसमेंट में आकर सब तरफ चेक कर रही होती है। वो लोग सूखे हुए खून का सैंपल भी लेते हैं। तो पुलिस ऑफिसर वरी से पूछती है हमसे पहले कोई और यहाँ पर आया था क्या? तो वरी बोलती है मैं 30 साल बाद यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं पता इस टाइम के बीच में यहाँ कौन आया और कौन गया। वहीं एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि शीशे के केबिन के ऊपर कुछ गोल सा डिवाइस लगा होता है और उसके ऊपर एक काला सा गोल सा निशान बना होता है। वो लोग वरी से पूछते हैं ये सब क्या है? तो वरी बोलती है मुझे नहीं पता। अब वो लोग बेसमेंट के ऊपर का रूम चेक करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही गोल सर्कल सा काला निशान बना होता है। जब पुलिस ऑफिसर उसको टच करती है उसके हाथों में काला कार्बन लग जाता है। इसका मतलब वो पूरा एरिया किसी तरह से गर्म हुआ था और जला हुआ था। अब वो लोग ऊपर की छत को देखते हैं तो उन्हें वहाँ भी वैसा ही गोल निशान दिखता है। अब वो लोग उस कमरे के ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और ऊपर फ्लोर के कमरे में भी उन्हें अलमीरा के नीचे सेम वैसा ही निशान मिलता है और ये वही कमरा और अलमीरा है जहाँ से मीन गायब हुई थी। अब पुलिस ऑफिसर बोलती है आखिर इस घर का चक्कर क्या है? तो वरी बोलती है ये हमारा बेडरूम है और मैं और मिन यहीं पर सोया करते थे मिन के गायब होने से पहले तक। अब पुलिस ऑफिसर बेड से बालों के सैंपल कलेक्ट करती है और इयोन को बोलती है जाकर बाथरूम में देखो क्या वहाँ कोई बच्चों का टूथब्रश भी है क्या? तो इयोन को वॉशरूम से एक बच्चे का टूथब्रश मिलता है। तो पुलिस ऑफिसर उन हेयर सैंपल को और टूथब्रश को एज ए एविडेंस रख लेते हैं और पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को बोलता है इस हेयर सैंपल और टूथब्रश का डीएनए टेस्ट करवाओ। तभी एकाएक पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। अब पुलिस ऑफिसर और इयोन दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी उनकी नजर गेट पर खड़ी एक कार पर जाती है। वो देखते हैं वो कार काफी महंगी कंपनी की थी। तो इयोन बोलता है गाड़ी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये आसपास के किसी गांव वाले की होगी। लेकिन जब तक इयोन गाड़ी के पास पहुंचता वो गाड़ी वहां से चली जाती है और तभी फाह को याद आता है कि उसका आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था।
तो फा वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है। तो डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से बोलते हैं कि बच्चा आपका काफी हेल्दी है, लेकिन अब आपको रेस्ट की जरूरत है। जब फा हॉस्पिटल से बाहर आती है तो हम देखते हैं उसका सीनियर उसे पिक करने आता है और रास्ते में वो फा से पूछता है कि क्या बोला डॉक्टर ने। तो फा बोलती है कि डॉक्टर ने बोला बच्चा और मैं दोनों स्वस्थ हैं। उनकी बातों से अब पता चलता है कि फा का उसके सीनियर के साथ ही अफेयर था और ये बच्चा उन दोनों का ही था। अब फा अपने घर जाती है और रेस्ट करती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और पुलिस वाले वरी से बताते हैं कि हमने और गांव वालों ने मिलकर मिन को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन हमें मिन कहीं नहीं मिली। अब पुलिस की टीम वहां से चली जाती है और वरी अकेली घर में उदास बैठी होती है और अपने बेटी को याद कर रही होती है। अब रात में वरी को उसके घर के अंदर कुछ आवाज आती है। वो आसपास ढूंढती है और बोलती है कि मिन तुम हो क्या बेटा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि कोई चुपके से उसके घर में घुस आया है। वो पुलिस ऑफिसर फाह को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि क्या आपके घर के बाहर कोई पुलिस वाला है। तो वरी बोलती है नहीं, शाम को ही सब यहाँ से चले गए थे। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है देखिए अपने लिए छुपने का एक जगह ढूंढिए और जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक आप वहाँ पर छुपे रहिएगा। तो वरी बोलती है वो मेरी बेटी भी तो हो सकती है। तो फा बोलती है अगर वो आपकी बेटी नहीं हुई तो क्या होगा। तो वरी बोलती है मेरे पास बंदूक है। ये बात सुनकर फा शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि आपने हमें कभी भी नहीं बताया कि आपके पास कोई बंदूक भी है। और तभी वरी की नजर एक विंडो पर पड़ती है जो खुली हुई थी और आवाज कर रही थी। और तभी वरी को किसी लड़की की आवाज आती है। वो दूसरे फ्लोर पर जाती है तो देखती है एक लड़की दीवार की तरफ फेस करके काउंट कर रही थी 1 2 3 जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं। जब वरी लड़की के पास जाती है तो वरी को लगता है कि वो उसकी बेटी मिन है। वो उसके पास जाती है तो वरी देखती है वो मास्क वाली लड़की होती है। वरी उसका पीछा करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो वरी देखती है वो लड़की उसी रूम के अंदर जाती है जहाँ से मिन गायब हुई थी। वरी उसका पीछा करते हुए उस रूम में पहुँचती है और देखती है रूम के अंदर के सारे सामान हवा में लटक रहे थे जैसा कि पहले उसने मिन के टाइम में देखा था। और वो देखती है अलमीरा के पीछे से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो अलमीरा को खोलती है तभी मास्क वाली लड़की वरी को अलमीरा के अंदर खींच लेती है। वरी का मोबाइल अलमीरा के बाहर गिर जाता है और हम देखते हैं हवा में तैरते हुए कहीं पर जाकर गिरती है। जब वरी उठकर देखती है तो हम देखते हैं उस शीशे का वही केबिन होता है जिसे हमने उसके घर के बेसमेंट में देखा था। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है उसका शीशा अभी टूटा नहीं होता है और केबिन के बाहर एक औरत खड़ी होती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत 1991 से होती है और हम एक छोटी बच्ची वरी को देखते हैं और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ वरी से बात कर रही होती है और जिससे पता चलता है कि आज वो दोनों कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने सीरीज में जिस वरी को देखा उसके बचपन की तस्वीर भी हमने देखी। ये बच्ची वो वरी नहीं थी, लेकिन इसकी माँ इसको वरी कह के ही बुलाती है। तभी हम देखते हैं उनके घर के फोन की रिंग बजती है। जब वरी की माँ बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पावर प्लांट पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है और जिसकी वजह से आज वो बाहर घूमने नहीं जा सकते। वो अपने घर से बाहर आती है और अपने ड्राइवर को बोलती है कि पावर प्लांट चलो। और इधर हम देखते हैं वरी उसके पीछे भागती हुई आती है और बोलती है माँ आज हमें बीच पे जाना था। तो वरी के फादर उसे समझाते हैं कि हम किसी और दिन बीच पर घूमने जाएंगे। जब वरी की माँ रोज अपने पावर प्लांट पहुँचती है तो उसका जूनियर बताता है कि जैसे ही मशीन को चलाते हैं वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो रोज मशीन को ठीक करके दोबारा ऑन करती है और वो देखती है मशीन के ऊपर कुछ अजीब सी रोशनी होने लगी थी और तभी वहाँ काले बादलों का एक गोला आ जाता है। रोज उसके पास जाकर देखती है तभी एक टूटा हुआ सैंडल उसके पास गिरता है। हालांकि देखने में वो सैंडल बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज ने पहन रखा था, लेकिन उसका हिल टूटा हुआ था। अब रोज कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। अब हम देखते हैं रात में रोज अपने घर पर उसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही होती है। तभी वरी आती है और उससे बोलती है कि माँ सोने चले। तो रोज नाराज होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं काम कर रही हूँ। अब वरी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वरी के फादर बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। और वरी एक स्टोरी बुक पर अपना नाम भी लिखती है। अब हम देखते हैं रात में
में जब वरी सो रही होती है तो रोज का हस्बैंड उसे डांट रहा होता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, यहाँ तक तुम अपनी बच्ची का भी देखभाल नहीं कर पाती। तो रोज बोलती है अगर मैं घर का काम करूंगी तो मेरे प्रोजेक्ट पे काम कौन करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वरी की नींद खुल जाती है, वहाँ आ जाती है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रोज वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन वो तीनों कार से कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तो वरी अपनी माँ रोज से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन रोज उसका सही से जवाब भी नहीं देती। तो रोज का हस्बैंड बोलता है अगर तुम्हें ऐसे ही रिएक्ट करना था तो ऐसे घूमने जाने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो हम घर पर ही थे। तो रोज बोलती है तो अच्छा चलो घर ही चलते हैं। हम देखते हैं रोज अपने काम के अलावा ना तो अपने पति से और ना अपनी बेटी से ही कोई लगाव रखती है। तभी रोज नाराज होकर कार को रास्ते में रोक देती है और खुद कार से बाहर उतरकर आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तो वरी उसको बुलाती है कि माँ अंदर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं एक तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक उस कार से टकराता है और रोज की बेटी वरी और रोज का हस्बैंड वही मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं वरी की मौत के बाद से रोज बहुत ही दुखी रहती है। या तो देर रात तक पावर प्लांट में काम करती है या रोती रहती है, क्योंकि उसे पता था उसकी वजह से आज उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों इस दुनिया में नहीं है और इस गिल्ट की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो रोज एक डॉक्टर से मिलती है। तो डॉक्टर बोलता है देखो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन रोज को अच्छे से पता था उस दिन एक्सीडेंट उसकी गलतियों की वजह से हुआ, ना वो कार को रोकती और ना वो घटना होती। तो डॉक्टर बोलता है अब तुम्हें ये सब भूलना होगा। तो रोज बोलती है ना तो मैं वक्त बदल सकती हूँ और ना मैं अपनी बेटी को भूल सकती हूँ। अब हम देखते हैं जब रोज हॉस्पिटल से आती है तो रास्ते में एक डैम पड़ता है। वो डैम के ऊपर अपनी कार को रोकती है और सुसाइड करने के लिए डैम की दीवार पर चढ़ने लगती है और तभी उसके सैंडल का हील टूट जाता है। लेकिन तभी एकाएक तेज हवा चलती है और रोज देखती है डैम की दीवार के नीचे एक बड़ा सा काले धुएं का गोला बन जाता है, जैसा गोला उसने कुछ दिन पहले अपने पावर प्लांट में देखा था। और रोज डर जाती है और जिसकी वजह से उसकी टूटी हुई सैंडल नीचे गिरती है। जैसे ही सैंडल उन काले बादलों पर गिरती है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब रोज को ध्यान आता है उस दिन पावर प्लांट में जो टूटी हुई सैंडल उन बादलों से गिरी थी ये वही सैंडल है। अब रोज सुसाइड करने का अपना प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि रोज अब समझ जाती है कि इस काले बादलों के पीछे कुछ तो राज है। अब अगले दिन रोज अपने घर पर एक बड़ा सा जनरेटर मंगवाती है, जिस जनरेटर को हमने पहले के एपिसोड में देखा था। अब रोज अपने घर पर भी वही सेटअप लगाना चाहती थी जो उसके पावर प्लांट पे था। तो अपने घर के बेसमेंट में सेम सेटअप लगाती है ताकि आने वाले समय में वो अच्छे से इस पर टेस्ट कर सके। अब रोज कई बार उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। फाइनली वो मशीन ऑन हो जाती है। तो रोज अपनी बेटी और हस्बैंड के एक फोटोग्राफ के पीछे लिखती है 14 मार्च 1991। ये वही दिन था जिस दिन उसकी बेटी की मौत हुई थी। और अब रोज वो फोटोग्राफ लेकर उस शीशे के केबिन के अंदर जाती है और बार बार बोलती है 14 मार्च 1991। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा बोलने से वो समय को बदल सकती है, वो पास्ट में जाकर अपनी बेटी की मौत को रोक सकती है। लेकिन मशीन दोबारा बंद हो जाती है। अब रोज बाहर जाती है और अपसेट होकर डैशबोर्ड पर लगे सारे स्विच को दबाने लगती है और मशीन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार उस शीशे के केबिन के अंदर वो काले बादलों का गोला बन जाता है जो पिछली बार नहीं बना था। और थोड़ी देर बाद वो काले बादलों का घेरा वहाँ से गायब हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है। जब दोबारा लाइट जलती है और रोज देखती है शीशे के केबिन के अंदर एक छोटी बच्ची बेहोश होती है और ये बच्ची कोई और नहीं मिन ही होती है। अब रोज मिन को अपने कमरे में ले जाती है। अब जब मिन को होश आता है तो अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिलती। तो रोज उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो बताती है मिन। अब रोज मिन को मार्केट ले जाती है और उसके लिए ढेर सारी खरीदारी करती है। उसके लिए कपड़े खरीदती है, उसके लिए टॉय खरीदती है। जब रोज एक दुकान में खड़ी होती है तो दुकानदार रोज से पूछती है कि आपकी बेटी कितने साल की है। तो रोज दुकानदार से बोलती है कि मेरी बेटी अभी 5 साल की है। अब रोज मिन के अंदर अपनी बेटी देखने लगती है और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। अपने पास
सुलाती है, उसको नहलाती है और जो प्यार उसने कभी अपनी बेटी को नहीं दिया अब रोज मिन के साथ करती है, क्योंकि वरी के जाने के बाद जो खालीपन उसकी जिंदगी में आ गया था मिन के आने से अब वो भर चुका था। और मिन वहीं एक मास्क खरीदती है और जब मिन वो मास्क पहनती है तो देखने में वही लड़की लगती है जिससे पहले वरी इसी घर में देखा करती थी। जब रोज मार्केट करके घर पहुंचती है तो उसका ड्राइवर नत्थी पूछता है कि मेम साहब ये किसकी बच्ची है, तो रोज बोलती है ये मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी है और अब कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। अब रात में जब मिन डिनर कर रही होती है तो रोज से बोलती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और उससे बात करना है। तो रोज पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, वो बोलती है बैंकॉक। उसके बाद मिन रोज को एक नंबर बताती है, लेकिन जब रोज नंबर को डायल करती है तो नंबर एग्जिस्ट नहीं होता। अब रोज दोबारा मिन से उसका नंबर पूछती है तो रोज मिन से बोलती है बेटा ये बैंकॉक का नंबर तो है नहीं। तो मिन बोलती है ये मेरी माँ का मोबाइल नंबर है। मोबाइल शब्द सुनकर रोज चौंक जाती है, क्योंकि 1991 के समय में मोबाइल तो हुआ ही नहीं करता था। लेकिन रोज मिन का दिल रखने के लिए दोबारा ट्राई करती है, लेकिन नंबर फिर से नहीं मिलता। अब रोज मिन के साथ ही खेलती है और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। हम देखते हैं रोज मिन को लेकर बीच पर भी जाती है। एक दिन मिन जब बीच पे खेल रही होती है तभी रोज का ड्राइवर नत्थी उसे पूछता है कि बच्ची के माँ बाप अभी तक नहीं आए। तो रोज बोलती है मैं ही उसकी माँ हूँ, उसके माँ बाप गरीब हैं, उसकी देखभाल नहीं कर सकते और उन्होंने बच्ची का देखभाल का जिम्मा मुझे दिया है, तो मैं ही उसकी माँ हूँ और दोबारा कभी ये सवाल पूछना मत। और हम देखते हैं नत्थी के इस सवाल से रोज बहुत ही नाराज होती है, क्योंकि सचमुच अब रोज मिन को अपनी बेटी मान चुकी थी। अब रोज जब घर जाती है तो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की सारी तस्वीरें घर से हटाकर एक अलमीरा में रख देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोज और मिन हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो मिन जाकर उसी अलमारी में छिपती है जिस अलमारी से वो गायब हुई थी। रोज जब उसे ढूंढ लेती है तो उसे अपने गले लगा लेती है। तभी मिन को टेबल पर एक स्टोरी की बुक मिलती है, तो मिन रोज से बोलती है कि मेरे पास भी सेम ऐसी ही किताब है, लेकिन ये किताब नई है और वो काफी पुरानी है। तो मिन रोज से जिद करती है कि उसे स्टोरी सुनाए। अब रात में सोने से पहले रोज मिन को स्टोरी सुनाती है और मिन के सो जाने के बाद रोज को उसकी बेटी वरी की याद आती है। तो रोज दोबारा बेसमेंट में जाती है और उस मशीन को ऑन करती है और अपने हाथों में अपनी बेटी और हस्बैंड का वो फोटोग्राफ लिए होती है जिसपे उसने लिख रखा था 14 मार्च 1991। और मशीन को स्टार्ट करते ही शीशे के केबिन में दोबारा वो काले बादलों का गोला बनता है और हम देखते हैं एक लूप पूरे घर में बनता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड 3 के अंत में देखा था, जब मिन की माँ वरी उसे ढूंढते हुए उस कमरे में आती है और मास्क वाली लड़की वरी को अलमीरा के अंदर खींच लेती है। तो रोज देखती है एक औरत उस शीशे के केबिन में लेटी होती है। जब वो औरत उठती है तो हम देखते हैं वो तो वरी होती है और हम देखते हैं रोज उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब वरी ने इंस्पेक्टर फा को कॉल किया था और उसको बताया था कि उसके घर में कोई घुस आया है। जब इंस्पेक्टर फा वरी के घर पहुंचती है और दरवाजे को बार बार नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो फा बड़े मुश्किल से विंडो के रास्ते घर में घुसती है और घर के हर कमरों में वो वरी को ढूंढती है, लेकिन वरी उसे नहीं मिलती। तो इंस्पेक्टर फा वरी को कॉल करती है तो उसे किसी मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज आती है। जब उस कमरे में जाती है तो देखती है वरी का मोबाइल अलमीरा के बाहर पड़ा होता है, लेकिन वरी नहीं होती वहाँ पर। और तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर की बाकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वरी को देखते हैं। वो अपनी माँ रोज को देखकर बोलती है अरे माँ तुम, लेकिन रोज उसे नहीं पहचानती। तभी रोज को वरी के हाथ में गन दिखती है, तो रोज वरी से बोलती है तुम गन को वहीं नीचे रखो और पीछे हट जाओ। जैसे ही वरी गन को नीचे रखती है तो रोज जाकर गन ले लेती है और उस चेम्बर को लॉक कर देती है। तो वरी बोलती है अरे माँ मैं तुम्हारी बेटी वरी हूँ। तो रोज बोलती है तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे पता, कौन हो तुम। दोबारा वरी बोलती है मैं तुम्हारी बेटी वरी हूँ। लेकिन रोज जानती थी उसकी बेटी वरी तो बचपन में ही मारी गई थी उस ट्रक एक्सीडेंट में, तो दोबारा वो कैसे जिंदा हो सकती है। तो वरी को लगता है कि शायद वो मर चुकी है। वो अपने माँ से पूछती है माँ मैं मर चुकी हूँ क्या। तो रोज बोलती है तो मुझे माँ क्यों बोल रही हो। तो वरी की बातों से परेशान होकर रोज वही गन को रखती है
है और चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर फा और उनकी टीम को देखते हैं। जब वो लोग वरी को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें घर में एक बैग मिलता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे और एक डिवोर्स का पेपर भी मिलता है। तो सब इंस्पेक्टर जॉन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वरी ऐसे ही कहीं गई होगी। अगर उसे जाना होता तो इतने सारे पैसे वो यहाँ क्यों छोड़कर जाती। तो इंस्पेक्टर फा बोलती है, रात में जब उसका कॉल आया था तो मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और फिर मैंने किसी बच्चे को काउंट करते हुए सुना था। तो सब इंस्पेक्टर वन बोलता है कि हो सकता है उसकी बच्ची उसे मिल गई हो और वो कहीं चली गई हो। तो इंस्पेक्टर फा बोलती है, ऐसे कैसे, वो रात में कहाँ जा सकती है, वो कहीं नहीं गई है, उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो फा बोलती है, ऐसा लगता है कि दोनों हवा में ही गायब हो गए। घर का दरवाजा, घर की खिड़कियां सब अंदर से बंद थी। तो ऐसे वरी कहाँ जा सकती है। और वही जब फा दूसरे कमरों को चेक करती है तो एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारी किताबें और पेपर होते हैं। जब फा एक डायरी को चेक करती है तो उसके अंदर से वरी की माँ रोज का एक पुराना फोटोग्राफ मिलता है। तो फा बाकी पुलिस ऑफिसर को बोलती है, इस सारे पेपर पुलिस स्टेशन ले चलो, बाद में हम इसे ढंग से चेक करेंगे। और वही उन्हें रोज की बेटी वरी और उसके हस्बैंड की वो पुरानी तस्वीर मिलती है। और तभी वहाँ नत्थी चाचा आ जाता है। तो फा उसे बताती है कि अब तो वरी भी गायब है। उसका फोन हमें अलमीरा के सामने मिला। मैंने और मेरी पूरी टीम ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन हमें वरी कहीं भी नहीं मिली। तो फा नत्थी चाचा से पूछती है कि आप इनके पुराने नौकर हो, तो आपको तो पता ही होगा बेसमेंट में जो लैब है उसका वो क्या इस्तेमाल करती थी। तो नत्थी चाचा बोलता है, वो मुझे कभी बेसमेंट में नहीं जाने देती थी। तो फा बोलती है, कौन? तो बोलता है, इस घर की पुरानी मालकिन रोज। तो फा पूछती है कि आखिर वो करती क्या थी। तो नत्थी बताता है, वो एक प्रोफेसर थी और पास के डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो बेसमेंट में क्या करती थी। तभी सब इंस्पेक्टर जॉन वो दोनों तस्वीरें लेकर आता है जो उसे अलमीरा में मिली थी। तो नत्थी चाचा बताता है, ये रोज की बेटी वरी है और ये उसके पति है। दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो फा पूछती है, ये कब की बात है। तो नत्थी चाचा बताता है, ये 30 साल पहले की बात है, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोज वरी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो वरी उससे बोलती है कि माँ, मुझे बार बार अब बंद क्यों कर रही हो। तो रोज पूछती है, तुम कहाँ से आई हो। तो वरी बोलती है, माँ मैं भी इसी घर में रहती हूँ। मैं ऊपर वाले कमरे में अपनी बेटी मीन को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एकाएक कुछ हुआ और पता नहीं मैं कैसे इस कमरे में आ गई नीचे। तो रोज बोलती है, तुम्हारी बेटी। तो बोलती, हाँ मेरी बेटी कुछ दिन पहले की बात है, वो भी एकाएक ऐसे ही इस घर में गायब हो गई और तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। मीन का नाम सुनकर रोज घबरा जाती है और को बोलती है, बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। और रोज वो गन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा अपने पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और वो वरी के घर से लाए हुए सारे पेपर्स को चेक कर रही होती है। तो इंस्पेक्टर फा और सब इंस्पेक्टर जॉन दोनों मिलकर सारे सबूतों को एक डैशबोर्ड पर लगाते हैं और आपस में बात करते हैं। तो फा बोलती है, समझ में नहीं आ रहा कि वो माँ बेटी ऐसे कैसे गायब हो गयी। लेकिन तभी फा को उसके सीनियर का कॉल आता है और उसे वो अपने केबिन में बुलाता है। जब फा वहाँ पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक आदमी उसके सीनियर के साथ बैठा होता है। तो फा का सीनियर उसको बताता है, ये जो बैठे हैं ये मिन के फादर हैं, कर्नल यूथ चाई। वो फा से केस का अपडेट मांगता है। तो फा बताती है, पहले इनकी बेटी मिन गायब हुई, अब इनकी वाइफ वरी भी गायब है। मुझे उसका कॉल आया था और उसने बताया कि उसके घर में कोई घुस आया है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मिस वरी का वहाँ मुझे मोबाइल मिला, लेकिन मिस वरी घर पर नहीं थी। तो अब वो माँ बेटी दोनों मिसिंग है। तभी फा की नजर उस बैग पर जाती है जो उसे वरी के घर से मिला था, जिसमें बहुत सारे पैसे और डिवोर्स का पेपर था। तो फा कर्नल से बोलती है कि मुझे वो बैग वापस चाहिए, वो इस केस का एक एविडेंस है। तो कर्नल बोलता है, वो मेरे पैसे हैं जो मेरी वाइफ चुरा कर लाई थी और मेरे पैसे मुझे मिलने ही चाहिए। तो फा बोलती है, लगता है आपको अपने बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसों से प्यार है। तो फा कर्नल से पूछती है कि आप बताओ आप इस शहर में कब आए, क्योंकि मैंने एक काली गाड़ी को 2 दिन पहले वरी के घर के बाहर देखा था। अब वही काली गाड़ी आज मेरे पुलिस स्टेशन में पार्क है, क्या वो आपकी है। तो कर्नल बोलता है, अब तुम मुझ पर शक करोगी। तो फा बोलती है, अगर मुझे आप ये सबूत दे सके कि कल रात आप कहाँ थे तो शायद आप मेरे शक के दायरे से बाहर हो सकते हैं। तो फा का सीनियर
बोलता है कल रात ये मेरे साथ थे और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो कर्नल बोलता है वो बच्ची मुझे वापस नहीं चाहिए। तो फा बोलती है क्या मतलब है आपका? तो कर्नल बोलता है क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। अब फा एविडेंस रूम में जाकर एक फाइल सर्च करती है तो उसे 1992 की एक फाइल मिलती है जो कि उसी घर से रिलेटेड थी जिस घर में अभी वरी रहती है। जब वो फाइल को चेक करती है तो देखती है उस फाइल की एविडेंस लिस्ट में एक गन का फोटो होता है। तो वह तुरंत ही वो बॉक्स खोलती है और उसके अंदर से उसे गन मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वरी को देखते हैं। वरी अभी भी उस शीशे के केबिन में बंद होती है। तभी वहाँ नत्थी आता है। नत्थी आकर चेयर पे बैठ जाता है। पहले तो वरी उससे बोलती है कि उसे बाहर निकाले और बाद में वो नत्थी से बोलती है वो सांस नहीं ले पा रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और थोड़ी देर बाद वरी वहीं बेहोश हो जाती है। तो नत्थी दरवाजा खोल देता है लेकिन हम देखते हैं वरी उठकर खड़ी हो जाती है और नत्थी को धक्का देकर वहाँ से भागती है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। वो दरवाजे को खटखटाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ मीन आ जाती है और दरवाजे के झरोके से वरी अपनी बेटी मीन को देख लेती है लेकिन वरी इससे पहले कुछ बोलती तब तक वहाँ नत्थी आ जाता है और वरी का मुंह पकड़ लेता है और उसको खींचकर दोबारा उसी केबिन में ले जाता है। और तभी वहाँ रोज आ जाती है। तो मीन उससे बोलती है कि मैंने किसी की आवाज अंदर सुनी, कोई इस दरवाजे को खटखटा रहा था। तो रोज बोलती है नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है और कभी दोबारा इस कमरे के आसपास मत आना, इस कमरे में बहुत ही खतरनाक चीजें रखी हैं, अब आप जाओ खेलो। तो मीन वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा उस केस से रिलेटेड सारी फाइल और गन लेकर अपनी टीम के पास जाती है। तो उसकी टीम का एक पुलिस वाला उस गन को देखकर बताता है कि इसके सीरियल नंबर के हिसाब से एक गन सन 2000 के आसपास बनी होगी। तो फा बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, जिस केस के एविडेंस बॉक्स से एक गन मिली है, एक केस रजिस्टर हुआ था 25 मई 1992 को, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो गन सन 2000 में बनी हो वो 1992 के एविडेंस बॉक्स में कैसे मिल सकती है। जब वो फाइल को चेक करते हैं तो देखते हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने उस केस को अटेंड किया था वो फा का फादर होता है। अब फा उस होटल में जाती है जहां वो कर्नल रुका हुआ था क्योंकि फा को कर्नल पर शक था। वो वेरीफाई करना चाहती थी कि कल रात वो होटल में था या नहीं। जब वो लोग होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कर्नल के साथ रात में उनका सीनियर ऑफिसर भी था और वहीं फा नोटिस करती है कि उनके साथ 2 कारगल भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नत्थी वरी का हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी के बैक सीट पे डाल देता है और उसे लेकर कहीं जा रहा होता है। तो वरी देखती है कि नत्थी के हाथ में उसकी गन होती है। उसे लगता है कि नत्थी उसे अब मारने वाला है। तो वरी अपने पैरों से गियर पे मारती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार पलट जाती है। अब वरी को भी चोट लगी होती है लेकिन वो कार से बाहर आती है और अपने हाथ पैर को आजाद करती है। तभी उसे कार में चल रहे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है और न्यूज एंकर बोलती है आज का दिन है 24 मई 1992। तो वरी समझ जाती है कि वो पास्ट में जा चुकी है। अब वरी जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जाती है और दूसरी तरफ हम मीन को देखते हैं जो हाइड एंड सीक खेल रही थी और खेलते खेलते वो घर के बाहर आ जाती है। लेकिन जब रोज मीन को घर से बाहर जाते हुए देखती है वो भी उसके पीछे आ जाती है और मीन खेलते खेलते घर के बाहर जंगल की तरफ आ जाती है। और हम देखते हैं वरी भी अब घर के पास आ गई थी। वो पेड़ के पीछे खड़ी थी और वो मीन को भी देख लेती है लेकिन तभी वहाँ नत्थी आ जाता है और वरी के सर पर उसी बंदूक से वार करता है और वरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ रोज आ जाती है और मीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो नत्थी वरी को लाकर दोबारा उसी शीशे के केबिन में बंद कर देता है और वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर फा को देखते हैं और उसके पास सब इंस्पेक्टर जॉन का कॉल आता है और उसको बताता है कि जो गन आपने हमें दिया था वो तो वरी के हस्बैंड के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका रजिस्ट्रेशन सन 2006 में हुआ था। अब इंस्पेक्टर फा अपने फादर से मिलने जाती है क्योंकि उसके फादर ने ही 1992 में उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और केस फाइल अपने फादर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या आपको ये केस याद है। तो बोलता है हाँ, ये घर जंगल के बीचों बीच में है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस घर के मालिक इस घर को छोड़कर उसी समय बैंकॉक चले गए थे
तो फा बोलती है हाँ, उनका एक नौकर है जो उस घर की देखभाल करता है। तो फा अपने फादर से पूछती है कि आखिर इस औरत की मौत कैसे हुई और ये औरत थी कौन। तो बोलता है मुझे नहीं पता ये औरत कौन थी, हो सकता है कोई पागल हो, क्योंकि इसके मरने के बाद मैंने पता करने की कोशिश की कि ये है कौन, लेकिन मुझे इस औरत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और बोलता है इसने उस घर के मालकिन पर हमला किया था और हाथापाई के दौरान इसकी मौत हो गई। तो फा पूछती है कि क्या आपने उस औरत के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तो उसका फादर बोलता है आखिर मैं पता कैसे करता, ना तो उसके पास कोई पेपर था और ना ही आईडी, उसके हाथ में बस एक गन थी। तो फा अपने फादर को उस गन का फोटो दिखाती है। तो बोलता है हाँ, ये बिल्कुल वही गन है। तो फा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस गन का रजिस्ट्रेशन 2006 में हुआ था। फा बोलती है कहीं आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया। तो उसके फादर बोलते हैं पागल हो गई हो क्या, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो फा बोलती है इसके अलावा कुछ और आप इस केस के बारे में बता सकते हैं क्या। तो फा के फादर बोलते हैं उस औरत के हाथ में एक पर्ची थी जिसपे कुछ नंबर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता उन नंबर का मतलब क्या था। और फा अपने पुलिस स्टेशन वापस आ जाती है और अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है, लेकिन सबका सवाल एक ही था कि जब गन 2006 में रजिस्टर हुई तो सेम गन 1992 के उस सबूतों के बॉक्स में कैसे पहुंची। तभी फा को याद आता है कि कल जब वरी ने उसे कॉल किया था तो उसने बताया था उसके पास भी एक गन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नथी वो गन रोज को देता है और उससे बोलता है इसे आप रख लीजिए, मुझे इसे चलाना नहीं आता। तो रोज बोलती है तुम इसे अपने पास रखो, अगर अगली बार इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो इसे जान से मार देना। अब जब दोबारा वरी को होश आता है तो नथी से पूछती है आखिर मेरी गलती क्या है, तुम लोगों ने मुझे इस तरह बंद क्यों कर रखा है। तो नथी बोलता है तुमने मेरी गाड़ी पलट दी और मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारी गलती क्या है। तो वरी बोलती है तुम मुझे मारने वाले थे और इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नथी बोलता है किसने कहा, मैं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। तभी वरी उससे पूछती है अच्छा एक बात बताओ, अभी एक कौन सा सन है, 1992 ना। तो नथी बोलता है हाँ बिल्कुल ये 1992 ही है। तो वरी उसको बताती है कि मैं भविष्य से आई हूँ और मैं तुम्हारे मालकिन की ही बेटी वरी हूँ। तो बोलता है चुप रह, बकवास मत कर, वरी को मरे तो काफी समय हो गया। उसकी बात सुनकर वरी शॉक रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि जब वरी का एक्सीडेंट में मौत हो गया था तो वो कौन है। वही दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं, वो योन के साथ उस केस से रिलेटेड फोटोग्राफ्स को डैशबोर्ड पर लगाते हैं। तो योन पूछता है कि आखिर आपको इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों केस आपस में कहीं भी कनेक्टेड हैं। तो फा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक ही घर में हुई हैं। तो वान पूछता है कि आखिर आपके फादर ने क्या बोला। तो फा बोलती है वो किसी काम के नहीं है। तो यान बोलता है अब उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में सारी बातें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी वरी को याद आता है कि उसके फादर ने बोला था उस औरत के हाथ में एक पर्ची मिली थी और जिसपे कुछ नंबर लिखे हुए थे। और जब फा केस फाइल देखती है तो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तो यौन बोलता है आखिर हुआ क्या। वो बोलती है वरी अभी उसी घर में है। तो यौन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने घर का कोना कोना ढूंढा था लेकिन हमें वरी वहाँ नहीं मिली। तो फा बोलती है वो उसी घर में है लेकिन समय दूसरा है। ये बात यान को नहीं समझ आती, लेकिन फा वहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं वरी बार बार शोर मचा रही थी और बोल रही थी मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। तो नथी बोलता है कौन सी बच्ची। तो वरी बोलती है जो तुम्हारे मालकिन के पास है वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी मुझे चाहिए। अब वरी के बार बार शोर मचाने से परेशान होकर नथी बेसमेंट का दरवाजा बंद करके बाहर चेयर लगा के बैठ जाता है। तभी वहाँ रोज आ जाती है और उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नीचे होना चाहिए। तो नथी बोलता है वो बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है और बोल रही है जो आपके पास बच्ची है वो उसकी है। तो रोज बोलती है तुम एक पागल की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये मेरी बच्ची है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वरी का हस्बैंड कर्नल और सुपरिटेंडेंट दोनों ऑफिस में आते हैं और यौन से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर फा कहाँ है। तो यौन बोलता है मुझे नहीं पता सर। वही कर्नल की नजर डैशबोर्ड पर जाती है और पूछता है क्या किसी की मौत हो गई है। तो यौन बोलता है हाँ ये 30 साल पुराना केस है। तो कर्नल बोलता है तो तुम लोग 30 साल पुराने केस पर काम कर रहे हो। तो यौन बोलता है हमें लगता है ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये मौत भी उसी घर में हुई थी जिस घर से आपकी वाइफ और बेटी गायब हुई है। तो कर्नल बोलता है मुझे उस घर में ले चलो। और इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा वरी के घर पर जाती है और अपने केस फाइल के फोटोग्राफ्स वहाँ की जगहों से मैच करती
करती है तभी वो देखती है बाहर बिजली चमकती है और घर की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और सीन शिफ्ट होकर 1992 में चला जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं वैसे ही लाइट फ्लिकर हो रही थी। वरी बेसमेंट में चिल्ला रही थी और बार बार एक ही बात बोलती है, मुझे मेरी बेटी दे दो। तभी वरी को उस शीशे के चेम्बर में एक छोटा सा पत्थर मिलता है और वरी उस पत्थर से बार बार शीशे पे वार करती है तो शीशा एक जगह से टूटने लगता है और वरी जोर से धक्का मारती है, शीशा टूट जाता है, वो बाहर आकर गिरती है लेकिन वरी चोटिल हो जाती है और शीशा टूटने की आवाज सुनकर नत्थी भी अब बेसमेंट में आ जाता है। वो गन निकाल कर वरी पे पॉइंट करता है लेकिन तब तक वरी एक कांच का टुकड़ा उठाती है और नत्थी पे हमला करती है और वो कांच का टुकड़ा उसके आंखों में घुसा देती है। नत्थी दर्द से चिल्लाता है और तभी वरी को याद आता है ये तो नत्थी चाचा है और इसकी आंख मेरी वजह से ही खराब हुई थी। अब वरी गन को उठाती है और बेसमेंट से बाहर आती है और मिन के कमरे में जाती है। वो देखती है मिन सो रही होती है। इससे पहले वरी मिन से बातें करती तभी वहाँ रोज आ जाती है और वरी को खींचकर बाहर लाती है और उससे बोलती है तू मेरे बेटी को मारने आई है। तो वरी बोलती है मैं आपकी बेटी हूँ माँ, वो आपकी नातिन है, वो मेरी बेटी है। तो रोज बोलती है पहले तो तुम मुझे माँ कहना बंद कर। तो वरी बोलती है माँ मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ आई लेकिन मैं और मेरी बेटी दोनों भविष्य से यहाँ आए हैं। लेकिन रोज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और रोज बोलती है मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकती। और वरी रोज को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन रोज उसे धक्का देती है और वरी ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ऊपर लटके हुए झूमर में आग लग जाती है। झूमर वरी के चेहरे पर गिरता है और उसका चेहरा जल जाता है और इस तरह वरी एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं उस केस फाइल में लगे उस पर्ची को भी देखती है जिस पर कुछ नंबर लिखा होता है। एक्चुअली वो नंबर का मोबाइल नंबर होता है जो उसने कुछ दिन पहले ही वरी को दिया था और जब वरी 1992 में मरी तो उसके साथ में वो पर्ची उसके हाथ में ही थी। और तभी वहाँ कैप्टन और कर्नल आ जाते हैं और कर्नल को देखकर वह अपना कंट्रोल खो बैठती है। वो कर्नल के ऊपर हमला कर देती है और कर्नल के चेहरे पे 4-5 घूंसे जड़ देती है और उससे बोलती है तू कमजोरों पर ही हाथ उठा सकता है और तेरी वजह से वरी दर्दनाक मौत मारी गई। तो कर्नल बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा और वहीं फा सीनियर बोलता है कि जो तुमने किया है अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तो फा बोलती है तुम्हारी मदद चाहिए किसको, तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, औरतों की रक्षा करने की कस्में खाते हो, तो क्या ऐसे करते हैं औरतों की रक्षा। फा का सीधा मतलब था अगर वरी का हस्बैंड उसके साथ मारपीट नहीं करता तो वरी को अपनी बच्ची को लेकर इस घर में आना ही नहीं पड़ता और ना तो इस घर में आती और ना ही उसकी दर्दनाक मौत होती। अब फा वहाँ से चली जाती है। सब इंस्पेक्टर वॉन उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन फा उसे रोक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फा एक बच्चे को जन्म देती है। जब मेडिकल स्टाफ फा से बच्चे के फादर का नाम पूछते हैं तो बोलती है फॉर्म में सिर्फ माँ का नाम रखना, फादर का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं फा इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही होती है तो यॉन उससे मिलने आता है और बोलता है कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई है लेकिन बड़ा अजीब है, हमने 3 सैंपल लैब में भेजे थे और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीनों सैंपल एक ही आदमी के हैं। वरी, उसकी बेटी मिन और वो औरत जो 1992 में मारी गई, तीनों का डीएनए एक ही है। तो यॉन फा से पूछता है आपको आश्चर्य नहीं हुआ ये रिपोर्ट देखकर। तो फा बोलती है हो सकता है लैब वालों से कुछ गलती हो गई हो और जो हो चुका है उसे हम बदल भी तो नहीं सकते, क्योंकि फा को पता था कि क्या हुआ था वरी के साथ में। अब फा जाने वाली थी तो वान बोलता है कभी भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तो फा बोलती है ये तुम्हारा ऑर्डर है क्या। तो वान बोलता है काश मैं तुम्हें ऑर्डर दे पाता। वान बोलता है जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा। तो फा बोलती है तुम्हें मुजरिमों के पीछे जाना चाहिए और मैं ठीक हूँ। अब फा वहाँ से चली जाती है। ऐसे तो इंस्पेक्टर फा ने इस केस को उसी दिन सॉल्व कर दिया था जिस दिन रात में वो वरी के घर गई थी, लेकिन वो इस केस के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि लोग उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं वरी की मौत के बाद रोज मिन को लेकर एक डॉक्टर से मिलती है। तो डॉक्टर बोलता है बच्ची को कोई गहरा सदमा लगा है और जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी बातें भूल चुकी है। अब रोज घर जाती है और
अपने लैब का सारा सेटअप तोड़ देती है, क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी मरी हुई बेटी वरी और उसका हस्बैंड अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब वो मिन को ही अपनी बेटी का नाम वरी दे देती है और बोलती है आज से तुम्हारा नाम वरी रहेगा। और रोज अब इस घर को छोड़कर बैंकॉक में शिफ्ट होने का फैसला करती है, क्योंकि इस घर के साथ बहुत सी बुरी यादें जुड़ी हुई थीं। जब वो घर छोड़कर जा रही होती है तो हम देखते हैं घर के विंडो पर वरी की आत्मा खड़ी होती है, और यही ब्लैक शैडो है जिसे मिन बार बार देखा करती थी, लेकिन कभी भी उस ब्लैक शैडो ने मिन का नुकसान नहीं किया। और अब समय बीतता है और रोज देखती है जब वरी बड़ी होती है, बिल्कुल उस वरी की तरह दिखती है जो सालों पहले उसके घर में मारी जा चुकी थी। और रोज जब भी उसे देखती है तो उसे पिछली बातें याद आती हैं और ये सोचकर रोती है कि उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था। वो बार बार कहती रही कि वो उसकी माँ है, लेकिन उसने कभी भी उसकी बात को माना ही नहीं। और दूसरी तरफ वरी की शादी उस कर्नल से हो जाती है और हम देखते हैं धीरे धीरे रोज की मानसिक स्थिति अब खराब होती जा रही थी, क्योंकि रोज हर बार यही सोचती थी कि उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। और कुछ साल बाद रोज की मौत हो जाती है और अब समय बीतता है। हम देखते हैं कर्नल अक्सर वरी की पिटाई करता था और कुछ महीनों बाद वरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन कर्नल की मारपीट अभी भी जारी रहती है। वरी तो एक दिन शाम को अपनी बेटी को बोलती है कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, और जब मिन छुप जाती है तो वरी अपने बैग में कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और उसको बोलता है कहाँ जा रही हो। वो उसे रोकना चाहता था तो वरी उसको डराने के लिए गोली चलाती है और वो गोली सामने के दरवाजे पर लगती है, और हम देखते हैं उस अलमीरा के अंदर मिन बैठी होती है, लेकिन वो सुरक्षित होती है। और फिर वरी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह एक टाइम ट्रेवल वेब सीरीज नहीं थी। इस सीरीज में उस घर के अंदर ही एक पोर्टल बनता है जो कि तभी काम करता है जब वो मशीन ऑन होती है, और उस दौरान जो भी उसके संपर्क में आता है वो पास्ट में चला जाता है। और यही वजह थी कि मिन पहले पास्ट में जाती है और फिर प्रेजेंट टाइम में उसी घर में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली ऐसे सीरीज के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स for watching.